हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन का आज का एपिसोड शुरू हो गया है। आज हम लोग चुनाव परिणामों की समीक्षा करेंगे, किसने क्या खोया क्या पाया। पिछले 2 एपिसोड हम लोगों ने एग्जिट पोल के नाम रखे हैं। हम लोगों ने जो कयास लगाए थे चुनाव के नतीजों को लेकर के, वे लगभग सत्य साबित हुए हैं। 1-2 सीटों को छोड़ करके चुनावी नतीजे वही आए हैं जो आई विटनेस ने अनुमान किए थे, कयास लगाए थे। और हमारे जो प्रबुद्ध पैनलिस्ट हैं, उन्होंने जो जो मुद्दे गिनाए थे, जो कारण गिनाए थे, वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह पर सही साबित हुए हैं। तो ये हम लोगों का पहला प्रयोग काफी सफल रहा है और इसके लिए हमारे दर्शक बधाई के पात्र हैं, हमारे पैनलिस्ट बधाई के पात्र हैं। और यही कारण रहा कि आज के लिए जब हम पैनल तय कर रहे थे तो पैनल पूर्व निर्धारित नहीं था, लेकिन हमने ये फैसला किया कि जो पैनलिस्ट हमारे एग्जिट पोल में शामिल रहे हैं, आज हम लोग उनके साथ ही अपने दर्शकों के साथ बातचीत करेंगे और जो चुनावी नतीजे आए हैं, जो रस्साकसी रही है 2 दिन, वो उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। राजनीतिक दलों की जो तैयारी चल रही थी पिछले 2 साल से, 1 साल से, और तैयारी का लक्ष्य था 2022, और इस मिनी विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं वो किसी को निराशा देने वाले हैं और किसी का मनोबल बढ़ाने वाले हैं, किसी को कहीं ना कहीं निराशा भी देने वाले हैं। तो ये आज के इस एपिसोड में हम चुनाव के नतीजों की समीक्षा करने वाले हैं। खासतौर से जिला पंचायत के जो नतीजे हैं, अभी पूरी तरह से विधिवत फर्रुखाबाद के नतीजों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो चीजें सामने आई हैं अभी तक हमारे संवाददाताओं के द्वारा, उन पर वो सही हैं और वही लिखत पढ़त में दस्तावेज बनेंगे। तो उन्हीं को लेकर के हम भूमिका पूरी तरह से बना रहे हैं। आज के इस पैनल में शामिल है कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी, पीसीसी की सदस्य हैं, कन्नौज से जुड़ते हैं। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अनुपमा शर्मा, ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, कई दिनों से हम लोग के साथ जूझ रहे हैं। अभिषेक बाथम पार्टी के जिला मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं और आम आदमी पार्टी से पार्टी के मीडिया प्रभारी गौतम कश्यप। ये एक बड़ा पैनल जुड़ा है जिसमें सारे दलों के लोग हैं और हम लोग एक बार फिर आत्ममंथन करेंगे। जो चुनावी नतीजे हैं, चुनावी नतीजे कहीं निराशाजनक तो हो सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। जो लोग हारे हैं उनके लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा इन नतीजों से मिलती है। हमने देखा कि कुछ लोग जो बराबर लगे रहे हैं इस चुनाव को लेकर के, उन्हें उन्हें सफलता मिली है। एक नाम है एसवीर आर का, नवाबगंज में। अब देखते हैं कि राजनीति में जैसा कि टिप्पणी होती है कि कल का लड़का है, ये इस तरह की थी, लेकिन एसवीर आर ने पिछले 2 साल से जो मेहनत की है क्षेत्र में, उसका सुखद परिणाम एसवीर के पक्ष में रहा है। अर्जुन शर्मा, एक अभी हम देख रहे थे, युवक कांग्रेस का नेता है, बीडीसी सदस्य, यहाँ पड़ोस के गांव से चुना गया है। उस लड़के ने बीडीसी बनने के लिए पूरी ताकत लगा दी और सफलता उसे मिली है। तो ये तमाम से उदाहरण है उन लोगों के लिए जो चुनाव हारे हैं और चुनाव जीते हैं, और चुनाव जीतने के पीछे उनकी अथक मेहनत है, क्षेत्र में उनका निरंतर जनसंपर्क है। ये तमाम सी चीजें हैं। जो जिला पंचायत सदस्यों के नतीजे आए हैं, उनसे एक बात बहुत साफ सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नतीजे बेहद निराशाजनक हैं।
भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटों पर चुनाव हार गई है, अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन लगभग आधा दर्जन सीटों पर भाजपा जीती है। समाजवादी पार्टी भी हारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के बागी कुछ सीटों पर जीते हैं जो उसका बैलेंस बराबर कर रहे हैं। कांग्रेस को कहीं सफलता हासिल नहीं लगी है। पूरे 30 सीटें जो इन पर जो उम्मीदवार खड़े किए थे कांग्रेस ने, वो सारे के सारे बुरी तरह से हारे हैं, उनका कहीं नामो निशान भी नहीं दिखा है। तो ये स्थिति रही है। आम आदमी पार्टी ने भी 2022 को लेकर के चुनावी पंचायत चुनाव में गंभीरता से लगने की बात कही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की स्थिति भी कहीं पर बहुत अच्छी दिखी नहीं है। पार्टी जो भी उम्मीदवार खड़े किए हैं वो सारे के सारे हार गए हैं। तो हम कमालगंज में चर्चा करें, मोहम्मदाबाद में चर्चा करें। मोहम्मदाबाद विकास जैसा कह रहे थे, मोहम्मदाबाद समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला बन करके सामने आया है। रश्मि यादव जीत गई हैं, फूला यादव जीत गए हैं, मोनिका यादव जीत गई हैं। तमाम से उम्मीदवार हैं जो 5 सीटें हैं मोहम्मदाबाद में, वो समाजवादी पार्टी के हाथ लगी हैं। कमालगंज में भी यही स्थिति है, राजेपुर में भी यही स्थिति है। शमशाबाद में कुंवरजीत सिंह जीते हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। कायमगंज में ज्योति गुप्ता जीती हैं भारतीय जनता पार्टी से। तमाम से नतीजे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जो 30 उम्मीदवार भाजपा ने लड़ाए थे उनमें से अधिकांश हार गए हैं। बलपुर में एक सीट जीती है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई है। तो ये नतीजे हैं कि और कुल मिलाकर के मुद्दे वही हैं। टिकट का वितरण सही तरीके से नहीं हुआ, ब्राह्मणों की उपेक्षा का जो मुद्दा है वो शामिल रहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। कांग्रेस को निश्चित रूप से बेहद आत्ममंथन करने की जरूरत होगी, और 2022 में बहुत दिन नहीं है, और जैसा की स्थिति है कि आप खुल करके काम भी नहीं कर पाएंगे। कोरोना की स्थिति बहुत गंभीर चल रही है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, हर आदमी परहेज कर रहा है, अब चाहे अपने हर आदमी परहेज कर रहा है। तो ये स्थितियां बहुत अच्छा आपको मैदान में निकलने की जरूरत भी नहीं समय भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये कांग्रेस का जो अभी तक का रिहर्सल रहा है, तमाम आंदोलन, तमाम सी तैयारियां, तमाम से संगठन संगठन बनाने के अभियान, सारी चीजों पर पूरी तरह से पानी फिर गया है, यही स्थिति लग रही है। और यही स्थिति आम आदमी पार्टी के लिए भी है। आम आदमी पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में भी यूपी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन पार्टी को निराशा लगी थी, और यही स्थिति अभी इस पंचायत चुनाव से भी साफ लग रही है। तो कुल मिलाकर के भाजपा के लिए निराशाजनक है चुनावी नतीजे, समाजवादी पार्टी के लिए उत्साहजनक है, प्रेरणादायक है, और इस दिशा में प्रेरणाप्रद है कि जो विधानसभा का चुनाव 2022 का आने वाला है, उसमें अगर इसी लाइन पर चल करके काम हुआ, अगर पार्टी के मतभेद ना उभरे, अगर पार्टी के लोगों ने एकजुट होकर के काम किया, संगठन को मजबूती प्रदान की गई, तो समाजवादी पार्टी की सरकार तक, सत्ता तक पहुंचने की रास्ता आसान हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस जिस उत्साह से काम कर रही थी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, उसके लिए ये चुनाव के नतीजे बहुत निराशाजनक है। अभी बरेली से हमारे साथी अनूप मिश्रा हैं, समाचार प्लस के वहां संवाददाता है, उन्होंने रिजल्ट भेजे थे। जो 60 सीटों की जिला पंचायत है बरेली में, वहां भी कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई है। समाजवादी पार्टी की स्थिति वहां भी अच्छी होकर के निकली है बरेली में। तो ये स्थितियां लगभग पूरे प्रदेश की हैं, जहां हम जो और मिश्रा जी है कन्नौज की स्थिति वो खुद बताएंगे, हम लोग अध्ययन नहीं कर पाए हैं कि क्या स्थिति रही है कांग्रेस की वहां कन्नौज में। तो कुल मिलाकर के हम इन्हीं चुनावी नतीजों पर आज समीक्षा करने वाले हैं। अनिल मिश्रा जी, काफी देर हो गई इस भूमिका बताने में, आप शुरू करिए। आपको बधाई इस बात की कि काफी प्रत्याशी आपके जीते हैं, प्रत्याशी नहीं जीते हैं तो बागी जीते हैं, जो अब समाजवादी कुनबे में मिल जाएंगे, फिर साइकिल पर सवार होंगे। शेखर जी, सबसे पहले तो आपको 2 बार की बधाई। सबसे पहली बधाई कि जब आपने जो है ये चैनल शुरू किया था, बिग बुलेटिन की शुरुआत फर्रुखाबाद में पहली दफे जब हुई थी, और इसमें लोगों को जोड़ करके विभिन्न विचारों के लोगों के विचार सुन करके, और जो उस वक्त के ऊपर जो है मौजूदा ज्वलंत प्रश्न होते हैं सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ के, उनको समय समय पर उठाते रहने के लिए जो ये चैनल की नींव आपने डाली पहली दफे,
उसकी बधाई। और उसके बाद में बधाई ये कि पहली दफे एग्जिट पोल की जो है ये इसका आपने यहाँ पे जो है वो अपने इसकी इसकी जो है नींव डाली। और बड़ा ही एक अजीब माहौल में नींव पड़ी थी। चुनाव हुए थे, चुनाव होने के बाद में कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि कहीं पे एग्जिट पोल की जैसी भी किसी प्रक्रिया की शुरुआत यहाँ होगी। और फिर जहाँ पे 30 जो है क्षेत्रों का उनका आकलन करना हो और कोरोना काल में उनका आकलन करना हो, तो ये तीसरी बधाई मेरी जो है वो बिग बुलेटिन के जो भी इसमें पैनलिस्ट हैं उनको सबको है कि उन्होंने भी अपनी भूमिका का पूरा निर्वाह किया। और उसके बाद में जो है बहुत ही सोच विचार करके, मैं समझता हूँ काफी दिनों बाद ये जो बहस हुई है 2 दिनों की, ये एग्जिट पोल की, ये जो है वो अपने बड़ी मजेदार और बड़ी सार्थक बहस रही थी। और उसके परिणाम भी सामने आए हैं। जो हम लोग अनुमान लगा रहे थे वही परिणाम सामने आए हैं। और एक बात तो बड़ा स्पष्ट होकर के आ गई है, कहीं पे इसमें जो है वो कांग्रेस के साथी या कहाँ पे आप पार्टी के साथी या कहाँ पे वो हैं, ये तो आम लोगों ने, आम आदमी ने, आम जनता ने साफ तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ वोट दिया है। और इसको इसलिए स्वीकार करना चाहिए हमारे सभी सम्मानित मित्रों को कि आप स्वयं कह करके कई दफे आए हो कि साहब ये तो जो है सेमीफाइनल है, ये आने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। तो ये जो सेमीफाइनल आप बताए थे वो सेमीफाइनल के रिजल्ट आपके सामने हैं, तो ये भी स्वीकार करने की बात होगी। और जहां पे हम लोगों ने जिन आधार के ऊपर अनुमान लगाए थे वो भी अपनी जगह पे सत्य सिद्ध हुए हैं। तो ये इसलिए और लग रहा है, छोड़ दें इस वक्त के ऊपर बातचीत करते वक्त, हमको तो ये इसलिए प्रेरणादायक रिजल्ट लग रहे हैं, इसलिए तो लग ही रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और प्रेरणा जो हमको मिल रही है कि जहां पे देश को बचाने का सवाल है, जहां पे हम कहते थे कि देश में जो है वो कहीं पे ये कुशासन की नीतियां आम आदमी को प्रभावित कर रही हैं, विकास को प्रभावित कर रही हैं। कहीं पे विकास का मतलब विकास तुमको नहीं कह रहा हूं मैं, तुमको नहीं प्रभावित कर रही हैं, लेकिन विकास के संदर्भ में जो बात होती है डेवलपमेंट के मामले में विकास को प्रभावित कर रही हैं। और साथ ही साथ जो है वो जिस तरीके से आम आदमी के स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा और उसके जो है रोटी कपड़े मकान की समस्याओं से हट करके बढ़ती ये वोट जो दिया गया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं बढ़ती हुई महंगाई भी है जिम्मेदार। इसके पीछे और भी हैं जो प्रदेश के शासन की गैर जिम्मेदाराना नीतियां हैं, और जो नीत और नियत है उसके खिलाफ भी ये वोट आया है। तो हम आगे का लक्ष्य देख करके चल रहे हैं। और जिस तरीके से आम लोगों ने स्वीकार किया है, उनको वोट देना था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और हमें इस बात की जो है वो अपने प्रसन्नता है, हमें इस बात का जो है ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमको ये माना कि भारतीय जनता पार्टी के रास्ते में अगर कहीं पे कोई रुकावट साबित हो सकते हैं तो केवल समाजवादी पार्टी रुकावट साबित हो सकती है। माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, माननीय मुलायम सिंह जी के दिशा निर्देशन में, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने हौसले के साथ में जागरूक रह करके और जाबाज अपने एक यूएस सिपाही की तरह से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है देश के लिए, राष्ट्र के लिए। और जहां पे राष्ट्र को बचाने की बात हो, जहां देश को बचाने की बात हो, वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पीछे नहीं है। हम आम लोगों को भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी को जिताया है उनका सबका हम आभार व्यक्त करते हैं, उनको सबको धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी इसमें जो है बहुत योगदान रहा है, उनको सबको योगदान। और इसी के साथ में अब मैं ये सुनना चाहूंगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों का आज जो है वो क्या वक्तव्य आता है। आपके यहाँ अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष खालिद उस्मानी हारे हैं, आपके यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मनोज गंगवार हारे हैं, आपके यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रमेश कठेरिया का उम्मीदवार हारा है, आपके यहाँ युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी का उम्मीदवार हारा है, आपके यहाँ पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री किशन गौतम की पत्नी चुनाव हारी है। ये एक लंबी लाइन है, गिनाएंगे तो और देर होगी। तो ये क्या कारण है कि बड़े नेता ही अपना अस्तित्व नहीं बचा पाए? पता चला है कि बहुत माल भी मिला है, हार की स्थिति में भी माल मिलता है कांग्रेस में, उसके बाद में भी कहीं हाथ का जो कांग्रेस का आशीर्वाद है, हाथ में हाथ सदा आपके साथ, वो कहीं नहीं दिखा है। लोगों ने हाथ में हाथ नहीं दिया है, निराशा लगी है कांग्रेस को। क्या कारण रही है इस तरह से बुरी तरह से कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है? देखिए, कारण तो जो लोग हारे हैं, मैं ये मानती हूँ कि उनको अच्छी तरह से इस पे विचार विमर्श करना चाहिए। और कहीं हम जमीन पे मजबूत नहीं है, मैं इस सत्य को स्वीकार करती हूँ। और रही बात
उनकी कि बाकी लोग जीते हैं और क्या है, तो कांग्रेस तो 32 साल सत्ता से बाहर है, तो जब भाजपा सत्ता में होते हुए अपनी नीतियों का इतना बुरा प्रभाव देख सकती है, तो आशा करती हूँ कि अगली बार जो है कांग्रेस को कुछ ना कुछ मजबूती मिलेगी। और जैसा कि भाई साहब ने कहा कि बीजेपी का सेमीफाइनल निराशाजनक है, और विकास की जब बात की तो विकास पांडे की बात नहीं थी, लेकिन भाई साहब अगर आप भाजपा के विकास की बात करेंगे तो विकास पांडे की बात होगी, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव नगर अध्यक्ष पे पड़ना चाहिए। और ये एक बात मैं जनता को तसल्ली देना चाहती हूँ कि ठीक है, भाजपा को सिरे से नकारा है, उस बात की तसल्ली है, देशव्यापी की बात नहीं है, यहाँ पे केवल पंचायत चुनाव की बात है। क्योंकि इस बात की तसल्ली है कि देश की जनता सोई नहीं है और वो सत्य के खिलाफ आवाज उठाने को तत्पर है। येन केन प्रकारेण उसकी आवाज अभी तक दबाई गई है किसी भी तरह से, लेकिन उसने जिला पंचायत चुनाव में, और आशा रखती हूं मैं जनता से और करबद्ध जनता से मैं निवेदन करती हूं कि अपनी यही जागरूकता, मैं ये नहीं कह रही हूं कांग्रेस को वोट दें कि समाजवादी को वोट दें, लेकिन सत्ता दल की जो निराशाजनक उनका जो एक कार्यकारिणी, एक कार्य प्रणाली जो निराशाजनक स्थिति में जहां पहुंचा है। आज फर्रुखाबाद के शमशान घाट पे रोज 145 लाशें जल रही हैं, ऑक्सीजन है नहीं, कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, भाजपा के नेता के सदर विधायक के रिश्तेदार के अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे रोज 3 से 4 मरीज मर रहे हैं। तो ये जो निराशाजनक स्थिति में चुनावी सत्ता की ललक, सत्ता की हनक, सत्ता का लालच, अहंकार, उसने आज देश को जिस कटघरे में खड़ा किया है, अगर पंचायत चुनाव में जनता ने भाजपा को यह जवाब दिया है, बल्कि इससे मजबूती से जवाब देना चाहिए था जिस तरह से बंगाल की जनता ने दिया है। लेकिन मैं आशा करती हूं कि 2022 में यूपी में जनता जागरूक रहेगी और आज के दिन जो वो झेल रही है उसे भूलेगी नहीं और भाजपा को ऐसा ही सटीक जवाब देगी। गौतम कश्यप, आपकी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो तो बिल्कुल निराशाजनक रहा, क्या स्थिति रही है? सब जिला पंचायत के चुनाव में जितने भी मेरे कर्मचारी और प्रशासन ने जो इस कोविड काल में ड्यूटी की, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। जिसमें मेरी पार्टी का यहाँ पे चुनाव लड़ने का कतई मूड नहीं था, लेकिन अचानक हम लोगों को ये भय डाला गया कि आप चुनाव लड़िए, तो मैंने 12 कैंडिडेट उतारे थे। 12 में मेरा मोहम्मदाबाद द्वितीय से एक प्रत्याशी 100 वोटों से आ रहा, मात्र सुरेंद्रा देवी 100 वोटों से आ रही, भोला सिंह थे। आप जानकारी करिए साहब केशव जी। दूसरी बात कि मेरा भी यहाँ पे इतना जनाधार नहीं था, मैं प्रथम बार जो है उत्तर प्रदेश पार्टी उतरी है, लेकिन अभी हम लोग हमारे जो ऊपर से हमें जानकारी मिली है कि हम 200 सीटें जीत चुके हैं जिला पंचायत के समय। तो हम उत्तर प्रदेश में तो फाइनल देख रहे हैं, लेकिन भाजपा की मैं किसी भी बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो केवल अपनी बात करता हूँ कि हम अगर यूपी में 2022 का चुनाव लड़ेंगे तो दिल्ली मॉडल का चुनाव लड़ेंगे, और यही हमारा लक्ष्य है भाई। अभिषेक जी, आपके विधायक के पुत्र प्रधानी हार गए, आपके पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भूदेव सिंह राजपूत के पुत्र प्रधानी हार गए, और देखते हैं जो आपने पार्टी थी बहुत बढ़िया पार्टी थी, हम लोगों ने कई बार उस पर चर्चा की, तो सब मामला किनारे पर रह गया। आप जो गिनती के लोग जीते हैं, बहादुर लोग जीते हैं, ये चुनाव के नतीजे इस सीमा तक कैसे पहुंचे? आवाज नहीं आ रही है, अपना वो हटाओ, आवाज माइक हटाओ, माइक। अरे भाई अभिषेक, आप विवेक जी आप रह गए बीच में, आप बताइए जरा कन्नौज का क्या हाल रहा विवेक जी? अभिषेक माइक हटा के बोलना, आ नहीं रही आवाज। विवेक जी बताइए आप तब तक ना। सबसे पहले तो मैं वर्मा जी आपको बधाई दूंगा कि आप वैसे प्रयोग करते रहते हैं। ये जो आपने पंचायत के चुनाव में एग्जिट पोल का जो प्रयोग किया और उसमें अनुमान आपके सही निकले, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरा, पंचायत चुनाव की बात हो रही है तो इसलिए मैं यहाँ पे अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव जी का भी स्मरण करना जरूरी समझता हूँ, जिनकी बदौलत पंचायती राज अधिनियम आया 91 और राज्यों को
ये चुनाव समय पे करवाने के लिए उनकी मजबूरी बन गई। जैसे कि पहले चुनाव ये नियमित नहीं होते थे। दूसरा, राजनीति का योगदान ये रहा इस पंचायती राज अधिनियम का कि वो चाहते थे कि गांव की सरकार का फैसला गांव में हो, बजट का जो बजट जाए उसका फैसला गांव के लोग बैठ के करें, खुली बैठकें हो इसकी। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानों के इस अधिकारों में कटौती कर दी और एसडीएम के हाथ में फिर से पावर दे दी है। वो अधिकारों में कटौती करी तो मैं उनका भी स्मरण करूंगा। तीसरा, मैंने आपसे कहा था कि अगर जनता जीती तो भाजपा हारेगी। जनता और जो स्थिति आपके फरीदाबाद की रही है उसका मुद्दे पूरे उत्तर प्रदेश की रही है। कन्नौज में भी अभी काउंटिंग चल रही है, अभी पूरे नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन विपक्ष ज्यादा जीता है। भारतीय जनता पार्टी का जो एक आकलन था उस आकलन के हिसाब से परिणाम नहीं आए हैं। वैसे तो लोकतंत्र में जीत हार लगी रहती है, लेकिन चूंकि ये बीजेपी के लोग जीत को ही पैमाना सब मानते हैं, विकास का, हर चीज का, इसलिए इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए ये। बाकी ये सुखद संदेश आया है इस चुनाव के जरिए कि जनता जागरूक हुई, जनता जीती, और जब जब जनता जीतेगी तब तब भाजपा बुरी तरह हारेगी। ये बात बिल्कुल तय हो गई है। और इसके साथ ही कांग्रेस की जहाँ तक बात है, कांग्रेस के प्रत्याशियों की हार की, तो हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। जो हमारी कमियां रही हैं उन कमियों को हम भविष्य में दूर करेंगे और जन आकांक्षा की तैयारी करेंगे। और जो है उनको भी कांग्रेस की ओर से मैं बधाई देता हूँ। हेलो, तो साहब आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए। आ रही। ऐसा है भाई साहब, हो सकता है हमारी कुछ कमियां रह गई हो, कार्य जो तैयारियां थी वो कुछ कम रह गई हो, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 918 जिला पंचायत के वार्ड अभी तक जीत लिए हैं और काउंटिंग में अभी 557 ऐसे वार्ड हैं जिनों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी पंचायत चुनाव में है, ये स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है फर्रुखाबाद में कम सीटें मिली हो, लेकिन अन्य जगह हमें सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। अभी तक किसी के पास 918 सीटें नहीं है और 557 पर भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में आगे चल रही है। फर्रुखाबाद में हमारी संख्या रही है, हम लोग प्रयास करेंगे पुनः और उनको तैयारियां करेंगे और अगली बार इसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। हो सकता है, राजनीति है, पब्लिक के मूड में क्या आता है, ये चुनाव जो है स्थानीय स्तर के होते हैं, तो इसमें जो है इससे भी हटके लोग ध्यान ये रहता है स्थानीय स्तर पे कौन नेता उनके साथ समय बिताता है, जिसका भाव ज्यादा है, ये सारी चीजें भी रहती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभिषेक माइक से करिए, आवाज नहीं आ रही। अभिषेक अभिषेक आवाज नहीं आ रही। आप विकास बोलो, अभिषेक सही कर लो भाई, रोज की प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। धन्यवाद भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलो। आ रही। मैं लाइनों से अपनी बात प्रारंभ का। हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों और मूल्यों पर चलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हार और जीत से हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर हम जीत गए तो ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ा देता है, और अगर हम हार गए तो हमें सेवा करने, जनता की सेवा करने के लिए और तत्परता के साथ लगने का उत्साह देता है। हमें हार भी सिखाती है और हमें जीत भी एक नई प्रेरणा देती है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या तो जीतता है या सीखता है, दोनों ही विषय हमारे लिए बिल्कुल, मतलब कहना चाहिए कि कतई किसी भी प्रकार के निराशाजनक नहीं है।
हम हर चीज में हम उम्मीद की किरण, हम दीपक की पार्टी हैं, हम दीपक से चले थे और कमल खिलाते हुए आ रहे हैं, तो हम दीपक की रोशनी में भी आगे अपने लिए उम्मीद की किरण ढूंढते हैं। ये हार निश्चित तौर पर हमें सिखाएगी और जनता जनार्दन का किसी भी प्रकार का निर्णय भारतीय जनता पार्टी सहर्ष स्वीकार करती है। वरना बंगाल की दीदी के सर तो देख लीजिए, जीत कैसे सर पे मंडरा रही है और कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को आग लगाई जा रही है। आज भी उनके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ी है इस जीत को लेने के बाद भी। वो कितने भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या कराना चाहती हैं, ये देख लीजिए। वरना हम तो उत्तर प्रदेश में भी बड़े बहुमत से जीते, हमने मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाई, हमने राजस्थान में भी माफ करिए हरियाणा में भी हमने सरकार बनाई। हमारी सरकारें कई जगह हैं, लेकिन हमने ऐसा खूनी खेल कभी नहीं खेला, क्योंकि हमारे लिए जीत उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने की प्रेरणा है, ना कि जीत का मतलब मदमस्त हो जाना है। जीत मतलब जिम्मेदारी, जीत मतलब समाज सेवा करने की एक नई प्रेरणा। जीत जिनके लिए कहते हैं, जिनके लिए सुख भोग का कारण होगी, सैफई महोत्सव होगा, उनके लिए सत्ता सैफई महोत्सव का कारण बन सकती है, लेकिन हमारे लिए सत्ता सैफई महोत्सवों का कारण नहीं होती। हमारे लिए सत्ता समाज सेवा का कारण होती है। अभी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए प्रवक्ता देश बचाने की बातें कर रहे थे। आपके मुंह से देश बचाने की बातें शोभा नहीं देती हैं। सौ चूहा खा के बिल्ली हज को चली। समाजवादी पार्टी के मुंह से ऐसी बातें कौन किसे अच्छी लगेंगी? जैसे हमारे एंकर महोदय हंसे हैं, ऐसी जब जनता डिबेट सुनेगी और देखेगी कि समाजवादी पार्टी के लोग देश बचाने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो भी ऐसे ही हंसेगी। दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस डिबेट के माध्यम से कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया को। बड़ा कलेजा दिखाया है उन्होंने, बड़ी सीख दी है कांग्रेस को। कहते नहीं है, एक छोटा सा कार्यकर्ता भी बड़े नेतृत्व को सीख दे सकता है। अगर कांग्रेस नेतृत्व जरा भी समझदार है तो हमारे डिबेट में बैठी आदरणीय बहन अनुपमा जी के वक्तव्य को ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने कितनी ईमानदारी से स्वीकार किया है कि हमारा जमीन पर वजूद नहीं है। ये बड़ी बात है कि मैं उनका साधुवाद देता हूं कि इतनी हिम्मत उन्होंने दिखाई है, उन्होंने स्वीकार किया है कि कांग्रेस का जमीन पर वजूद नहीं है। हम तो हमेशा से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बैसाखियों पर है, कभी वो सपा के नाम की बैसाखी लगा लेती है, तो कभी बसपा नाम की और कभी अन्य कभी लोकदल के नाम। तो नहीं लगता है कि हाँ, ये निश्चित तौर पर सेमीफाइनल था। हम स्वीकार करते हैं इस बात को, हम सेमीफाइनल के ही तरह लड़ रहे थे। हमारे लिए हम चुनाव को पूरी गंभीरता से लेते हैं, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो सांसदी का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे प्रधानी का चुनाव हो। तो ये हमारे जीन में है कि हम हर चीज को गंभीरता से लेते हैं, इसलिए हमने अपनी पूरी ताकत लगाई इस चुनाव। विवेक जी देखिए, है कि जीत की भाजपा तो जीत को ही विकास का आधार मानती रही, और ये बार बार हर बात के लिए कोट करते हैं कि हमने देश दोबारा जीत लिया, हमने ये जीत हासिल कर ली। और आज इसी जीत के चक्कर में, सत्ता के चक्कर में पूरे देश को आग में झोंक दिया है। शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बंगाल में शून्य पे जा रहे हैं, केरल बंगाल में लेफ्ट के साथ लड़ते हैं और केरल में चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस का जो चेहरा पूरी देश की जनता देख रही है, पूरी देश की जनता चेहरा। और केरल में पार्टियों के चुनाव लड़ते हैं, राहुल गांधी हैं जो अब पूरा देश करीब करीब जान चुका है। रही बात कांग्रेस ने रास्ता चली है, और की शुरुआत प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी से होती थी, जिन्होंने इस पर स्वीकार कांग्रेस ने कहा कि खंडहर हो रहा है। देखिए ये कितना बड़ा म्यूजियम बना हुआ बन चुका है। प्रधानमंत्री जी, आप झूठ सकते हैं देश को पूरा, ये कांग्रेस ने भी नहीं किया। कांग्रेस के हमेशा ईमानदारी की बात करी। हम कमजोर हैं, हमने कमजोरी मानी है, लेकिन हमारे लिए जीत हार माने नहीं रखती। आज हम हारे हैं, कल आपको हराएंगे, ये हमारा सिद्धांत है। और जनता सब देख रही है
अनिल जी, शेखर जी, शेखर जी, एक बात तो सामने आई, विकास सुनो। हाँ, एक बात तो सामने आई, बहुत दिनों के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में किसी ब्राह्मण के मुंह से जो है किसी एक ब्राह्मण नेता का नाम सामने आया, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और अक्सर उनका नाम जो है वो, देखिए मैं बोल रहा हूं, मुझे कह लेने दीजिए, मुझे कह लेने, सुझाव है, आप भी लगा लीजिए, श्रद्धेय लगा लीजिए, छोटा हूँ आपसे बहुत। अरे भाई मेरे, मुझे कह लेने दो ना, उसके बाद में आप एक एक बात का जवाब दीजिएगा। बहस इसी में मजेदार होगी। ये बहस का तरीका नहीं मजेदार रहता है कि एक एक उसमें हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने एक दृश्य और देखा था। हमने ये भी देखा था कि 2 दफे की सरकारों का जिस वक्त पे चुनाव हुआ है, उस वक्त के ऊपर किसी पोस्टर पे स्वर्गीय अटल बिहारी जी नहीं थे, लेकिन उनकी शव यात्रा में लोगों को चलते हुए भी हमने देखा है, इसी हिंदुस्तान में हमने देखा है। और जो गीत आपने उनका सुनाया, उसके आगे की भी 4 लाइनें जो है वो अपने सुना दीजिए। और वो आम जनता की तरफ से है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, आम आदमी की तरफ से, आम जनता की तरफ से है कि रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पे लिख के मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। एक नया गीत जो है वो यहाँ पे गाया है जनता ने। और ये जो है, जब आप उनका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं तो 4 लाइनों के आगे भी ये 4 लाइनें होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि ठीक है, समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सब कुछ गलत किया। आपने एक जो है वो मुहावरा जो है बोल करके, मैं उस मुहावरे के जवाब में मुहावरा नहीं सुनाऊंगा। आपने बताया, हम मान रहे हैं कि चलिए हमने सब गलत किया, हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, इसको हम मान लेते हैं आपकी बात को। लेकिन बंधुवर, ऐसा कभी नहीं हुआ समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान कि शमशान में चिताओं को जो है वो लाइन लग करके और क्यू में लग करके और टोकन लेकर के जलाने की अनुमति ली जाती हो इस हिंदुस्तान में। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक एक सांस के लिए याचना करता हो व्यक्ति, एक एक सांस के लिए पत्नी अपने पति के लिए याचना करती हो और मुंह में मुंह मिला करके किसी तरीके से उसकी जो है वो अपनी अंतिम सांसों को प्राणवायु देने का काम कर रही हो। ये कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और अगर इससे भी आप सबक नहीं लेते हैं तो हम कहेंगे कि एक उदाहरण है, अंग्रेजी में कहते हैं लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। मैं कहूंगा कि आप इसी मुगालते में रहिए। आम जनता जो है सब जानती है, सब पहचानती है, काल के कपाल पे लिख के मिटाती है, गीत नया गाती है। और आने वाले वक्त में फिर से एक नया गीत गाएगी, विधानसभा के चुनाव में भी गीत गाएगी और बाकी आपके जो है संसद के भी चुनाव में गीत गाएगी। धन्यवाद। विवेक जी। इस चुनाव में अब चुनाव समाप्त हो गए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में जिन हमारे कर्मचारियों ने अपनी शहादत दी है, सरकार उनको 50 लाख रुपए का, इंदिरा गांधी जी ने जो कहा है, सरकार में उम्मीद है कि सरकार यहाँ पे न देखें, इंदिरा गांधी जी कह रही है 50 लाख की बात, लेकिन ये लोकतंत्र को बचाया, चुनाव जीत में कराए, अपनी प्राणों की बलि। तो मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भी जिन परिवारों से सदस्य गया है उनको सहने की शक्ति दे और उत्तर प्रदेश सरकार 50-50 लाख रुपए का मुआवजा इंदिरा गांधी की बात को मान के दे। तब ये पंचायत चुनाव का हमारा पूरा चक्र पूरा होगा। पंचायत चुनाव भी जनता के लिए होते हैं, लोकतंत्र भी जनता के लिए है। तो ये जब भी पूरा होगा जब इन जिन परिवारों ने अपना सदस्य खोया है उन परिवारों को मुआवजा मिले और जो हमारे भाजपा तरीके से जनता ने चुनाव में एहसास कराया है, जनता आने वाले दिनों में भी जनता उनको सबक सिखाएगी और जनता ने ये बात तय कर ली है। इस कोरोना महामारी में हमारे आदरणीय प्रवक्ता लोगों ने किया, मिश्रा जी ने किया है कि आज देश को जिस अंधेरी गुफा में झोंक दिया गया है, इससे उबरने में देश को टाइम। हेलो, आवाज आ रही? आवाज आ रही है? इतनी राष्ट्रीय आपदा होने के बाद अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने टास्क फोर्स नहीं बनाया है। भाई साहब, समय तो
इस समय जो दौर चल रहा है वो महामारी का दौर है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी की देन हो, कोई आपदा किसी पार्टी की देन नहीं होती है। पूर्व में एक सरकार रही, सुन लीजिए पूर्व में एक नियंत्रण उसके अधीन होता है। पूर्व में एक सरकार रही, सुन लीजिए, पूर्व में एक सरकार रही जिसके समय में इतने कार सेवक मारे गए थे कि सरयू नदी की जो धार थी वो बंद हो गई थी। और वो बात करते हैं कि साहब इस समय जो है 140 145 लोग जो है पांचाल घाट पर लगाए जा रहे हैं। आप कोई महामारी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बुला दी कि आ जाइए और जो है हमारे देश के नागरिकों को खत्म करते जाइए। उससे पूर्व में कांग्रेस जो अभी लंबी लंबी दलीलें पेश कर रहे थे, कांग्रेस के शासन काल में क्या हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है, सारे देश के लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कांग्रेस के शासन काल में क्या हुआ है। कांग्रेस के शासन काल में हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग हमारे सेना के जवानों के सिर ले जाते थे और उनको फुटबॉल बनाकर खेलते थे, और इनके जो उस समय के वर्तमान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनके मुंह से जो है एक जवाब नहीं निकलता था। और आज वो लोग दलीलें पेश कर रहे हैं। महोदय, ये महामारी सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं है, ये महामारी अमेरिका में भी आई, ये महामारी चीन में भी है, ये इटली में भी है। ऐसा नहीं कि अकेले भारत में आई और भारत में ही जो तबाही मचाए है। भारत के प्रधानमंत्री जिस परिपक्वता से काम कर रहे हैं, विदेशों से जिस स्तर पे जो है मदद मिल रही है, शायद अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इतनी जल्दी ना तो हमें कोई वो ऑक्सीजन देता, ना ही जो है वैक्सीन इतनी जल्दी हमको मिलने वाली थी। जी भाई साहब, इसमें मैं यही कहना चाहूंगी, मेरा वीडियो नहीं ऑन है। वीडियो ऑफ है हाँ, वीडियो ऑफ हो रहा है, वो सिग्नल चले गए हैं सारे। जी आ गया। कुछ लोगों की बातें रह गई हैं, लेकिन मैं विकास की बात से ही शुरू करूंगी, क्योंकि वहीं पे मुझे सुना था कि दीपक की रोशनी है भाजपा में, तो ये दीपक की रोशनी आज लड़ाई को रोशन क्यों नहीं कर रही। सबसे प्रथम तो मेरा ये भाजपा प्रवक्ताओं से और भगवान बचाए ऐसी जीत से, जिस जीत के लालच में सत्ता दल पार्टी जो है देश को शमशान घाट में बदल दे। और जनता हंस चुकी है इस पंचायत चुनाव में। आप लोग पूरी तरह से हारे हैं, उस हार को स्वीकार कीजिए, मुझे साधुवाद बाद में दीजिएगा। हम जमीनी हकीकत जानते हैं और इंशाअल्लाह कांग्रेस जब वापसी करेगी तब भाजपा फिर 70 साल तक देश में नहीं दिखेगी। और कांग्रेस का जो अपना वजूद है आज की तारीख में, वो वहां है कि जब हमारे देश के नेता, हमारे राहुल जी और हमारे यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बाकी भी हमारे पूरे कांग्रेस के जो लोग हैं, वो देश में जगह जगह जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन इन सब की आपूर्ति करने में लगे हुए हैं, जो कि सत्ता दल पार्टी, सत्ता पार्टी यूपी में अपनी सरकार होते हुए भी जनता को नहीं मुहैया करा पा रही है। आज ही की खबर है, फर्रुखाबाद में भी कोई भाजपाई नेता जो है वो बीमार पड़ा है, तो जब चारों विधायक लग गए तब कहीं जाके उनको कुछ इंजेक्शन मुहैया हो पाए हैं। और बाकी उत्सव, अगर इन्होंने कोई सैफई उत्सव की भाजपा की तरफ से बात आई थी, तो ये जो अभी कोरोना काल में जो आदरणीय प्रधान दो उत्सव मनाए हैं, क्या है इनका टीकाकरण उत्सव, इनका ये उत्सव, ये क्या मजाक नहीं है देश की जनता का? जनता हर हाल परेशान है, अभी वो पिछले कोरोना से ही नहीं उभरी है। आप पंचायत चुनाव करा रहे हो, चुनाव में आप हार रहे हो और आप दूसरों को उत्सव और उसकी बात सुना रहे हो। इनकी इसी मानसिकता का जवाब दिया और इंशाअल्लाह 22 में भी जनता इनको जवाब जरूर देगी। ठीक है। हाँ, एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट बताइए, टाइम खत्म हो रहा। हाँ, एक मिनट जल्दी से। हाँ मिश्रा जी बोलिए। हाँ देखिए, बोलिए, एक मिनट जल्दी से। हाँ, आज देश में जो संकट है दवाई का, ऑक्सीजन का, बेडों का, इसकी पूरी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार, और इसकी एक नहीं कई वजह है। आपने समय 1 मिनट दिया है, वरना अभी मुख्य रूप से मैं इसके लिए जो बातें हैं मैं बता सकता हूँ कि पहले तरीके से केंद्र सरकार अप्रैल से लेकर अप्रैल तक केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया।
ये केवल सत्ता के लिए कैंपेनिंग करते विकास रहे। जवाब दीजिए, फाइनल जवाब। विकास कौन है? गुफा में झोंक दिया, देश में लाखों लोगों की जान इन्होंने संकट पे डाली है और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द भी संवेदना का नहीं निकला है। जो लोगों ने अपनी जान ऑक्सीजन की कमी से, दवाई की कमी से या बेड की कमी से गवाई है, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। जो बॉलीवुड के एक हीरोइन के जरा सी उंगली होने पे वो ट्वीट करते हैं, अच्छी संवेदना हैं, तो आम जनता जो है तो देश के क्या कारण रहे हैं हार के? जनता का जनादेश। हेलो, ये आवाज आ रही है? जनादेश कैसा बनता है इस समय कोविड काल के अंतर्गत? आवाज नहीं आ रही, सब चली गई। विकास जल्दी से पूरा करिए। तुमको बोल रहे थे, एक मिनट जल्दी करिए। जब गौतम बोल रहे जल्दी से, एक मिनट जल्दी बोलिए। तो साहब देखिए, ये कोरोना काल के जिम्मेदार भाजपा पार्टी है। भाजपा के जमाने से ये कोरोना, ये प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमारे कोरोना के लिए जिम्मेदार भाजपा। उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के नेतृत्व में हम सब अच्छा काम कर रहे हैं, वरना महाराष्ट्र देख लीजिए कोरोना में क्या हुआ। दूसरा, रही बात हार के कारणों की, हार के कारण जनता ने नहीं, किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है। हार के कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ईमानदारी वो सर माथे स्वीकार करते हैं उस निर्णय को। 1 करोड़ रुपए दे दिया आम आदमी पार्टी, 1 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। 170 लोग पंचायत चुनाव में। चर्चा को हम नहीं समाप्त कर रहे हैं। चुनावी नतीजे आ जाने के बाद में और देखेंगे क्या एंगल है। आगे भी चर्चा को जारी रखेंगे। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, विवेक जी का, विकास जी का, गौतम का, अनुपमा शर्मा जी का और अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं नई चर्चा को लेकर के, नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। धन्यवाद।